नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म रिफ्लेक्टिव थिंकर्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आपको हमारे भारत की शिक्षा प्रणाली से रूबरू कराना चाहती हूँ। ये जो रिफ्लेक्टिव थिंकर हमारा यूट्यूब चैनल है वो एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिस पर मैं हमेशा से कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी न किसी टॉपिक पर वीडियोस अपलोड करती हूँ। लेकिन आज हमारा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस होने के नाते आज हम बात करेंगे भारत की शिक्षा प्रणाली के बारे में। मैं आपको लेकर चलूंगी गुरुकुल सिस्टम प्रणाली से लेकर जो हमारा अभी तक मॉडर्न एजुकेशन है वहां तक हम पूरी बात करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको हमारे भारत की स्टार्टिंग से जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी वहां से मैं आपको धीरे धीरे वन बाय वन कौन कौन सी शिक्षा प्रणाली हमारे भारत में आती गई और उसमें क्या क्या चेंजेस होते गए, किसके कारण हुए, ठीक है, और किन किन आक्रमणों के कारण हमारी शिक्षा प्रणाली धीरे धीरे खत्म होने लगी थी और जिसको हमारे हिंदुस्तान ने किस तरीके से बचाकर रखा। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो इंडियन है, ठीक है, जो भारत के लोग हैं वो तो इस वीडियो को जरूर देखें ताकि उन्हें पता चले कि हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कितना स्ट्रांग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार होता है जिसे हम दुनिया को बदलने के लिए करते हैं। शिक्षा के थ्रू हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे भारत जो कहते हैं कि जो भारत देश है, हमारा भारत देश जिसमें शिक्षा का जो अस्तित्व है भारत से शुरू हुआ है और भारत हमारा सोने की चिड़िया कहलाता था क्योंकि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम था बहुत ही स्ट्रांग थे और भारत में दूर दूर से पढ़ने के लिए लोग आते थे। ठीक है, और भारत ने दुनिया को बहुत सारी चीजें दिए, जैसे भारत ने दुनिया को शून्य दिया, संख्या प्रणाली दी, मींस नंबर सिस्टम दिया। यदि संख्या प्रणाली होती ही नहीं तो हम कोई कैलकुलेशन कर नहीं सकते थे, कोई कंप्यूटर नहीं बनता बिना कैलकुलेशन के। ठीक है, और ना कोई जियोमेट्री होती, ना कोई मैथ्स होता। तो भारत ने इतनी इंपॉर्टेंट चीजें दुनिया को दी है जिसके थ्रू हम कुछ भी, यदि वो नहीं होती चीजें तो हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। जैसे भारत ने दुनिया को आयुर्वेद दिया। ठीक है, सर्जरी कैसी होती है स्टार्टिंग में ही हमने दुनिया को सिखाया। उसके बाद में इतने हमारे यहाँ के जो मैथमेटिशियन थे भास्कराचार्य, जिसने मैथ्स में कैलकुलस और इंटीग्रेशन डिफरेंशियल फॉर्मूले दिए जिसके थ्रू हमारा नंबर सिस्टम और आगे बढ़ा। तो इतने हमारे देश में इतने महान लोग थे, इतने महान साइंटिस्ट जिसको कह सकते हैं या डॉक्टर जिसने हमारे आयुर्वेद को जन्म दिया। तो इतनी सारी चीजें हैं जो भारत ने पूरी दुनिया को दी जिसके थ्रू धीरे धीरे फिर वो उसी चीजों में एडवांस टेक्नोलॉजी ऐड करके और मॉडर्न वर्ल्ड बनते गया। तो हम स्टार्ट करेंगे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से। गुरुकुल आप लोगों ने सुना होगा, यदि आपने राम भगवान के जीवन काल का कुछ पढ़ा होगा या रामायण देखी होगी या भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ा होगा तो उन लोगों ने क्या किया है, शिक्षा गुरुकुल से लिए। मीन्स गुरुकुल ऐसा स्थान होता है जहां पर जो विद्यार्थी होता है उसको गुरु के घर पर या गुरु के आश्रम में जाकर रहना पड़ता है, वहीं पर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। ठीक है, तो गुरु के घर में जाकर ऐसा नहीं, उस जो काल था गुरुकुल के टाइम का जो काल था उसको वैदिक काल या वैदिक पीरियड कहते हैं। वो सबसे महत्वपूर्ण काल था हमारी शिक्षा प्रणाली का, क्योंकि वहां पर गुरुकुल के टाइम क्या होता था, जब विद्यार्थी गुरु के आश्रम में जाकर रहता था और वहां पर ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा एजुकेशन में जो करिकुलम या पाठ्यक्रम वगैरह कुछ नहीं होता था, जो गुरु होता था वो सब ओरली मतलब मौखिक रूप से शिक्षा प्रदान करता था अपने स्टूडेंट्स को या विद्यार्थियों को, जिसमें वो किसी भी एक पेड़ के नीचे, ठीक है, खुली जगह पर, उद्यान में, ऐसे कहीं पर भी बैठकर, ऐसे कुछ बड़े बड़े विद्यालय वगैरह तो कुछ होते नहीं थे पहले, तो गुरुकुल में जाकर वो लोग गुरु के आश्रम में रहकर वहीं पर रहना पड़ता था पूरा टाइम। ऐसा नहीं कि जैसे अभी स्कूलों में जाकर हम जाते हैं, स्कूल और घर आ जाते हैं। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में हमको गुरु के ही घर पर रहकर या आश्रम में रहकर वो गुरु के घर के काम में भी हाथ बटाना पड़ता था
और गुरु जो कहता था हमको वही फाइनल मानकर और आगे का काम करना पड़ता था। गुरु जो होते थे वो अपने शिक्षार्थियों को सिर्फ और सिर्फ जो स्कूली ज्ञान होता है वह न देकर और हमारा आचार कैसा होना चाहिए, विचार कैसा होना चाहिए और हमें जीवन जीने की कला सिखाते थे कि आगे जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, हमें उसके कैसे निपटारा करना होगा। तो आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है मॉडर्न, उसमें इतने अच्छे से हमको जीवन जीने के लिए इतनी चीजें नहीं सिखानी पड़ती है, सिर्फ स्कूल में जो हमको टेक्नोलॉजी वगैरह है वो सिखाते। लेकिन जब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी वो सबसे सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है उसको शिक्षा का। तो ये सब चीजें होती थी गुरुकुल टाइम पर, जिसमें कोई फीस नहीं लेते थे, गुरु कोई फीस नहीं लेते थे अपने विद्यार्थियों से। जो शिक्षा होती थी वो पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती थी। अब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के बाद जब धीरे धीरे हम आगे बढ़े तो गुरुकुल के बाद में बौद्ध शिक्षा प्रणाली हमारे भारत में आई। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में धीरे धीरे विद्यालयों की या यूनिवर्सिटी की स्थापना होने लगी। जैसे आपने सुना होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय जो अभी बिहार में है, तक्षशिला मतलब भारत की सबसे पहली यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय तक्षशिला यूनिवर्सिटी था, जो अभी भारत पाकिस्तान के विभाजन के टाइम अलग अलग होकर पाकिस्तान में चली गई है अभी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। अभी हमारे बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय था, बौद्ध धर्म के टाइम पर या बौद्ध शिक्षा प्रणाली के टाइम पर क्या हुआ कि नालंदा विश्वविद्यालय जो थी वहां पर इतनी अच्छी पुस्तकें, एक लाइब्रेरी थी जिसमें संस्कृत में जो हमारे आचार्य थे उन्होंने हाथ से लिखा हुआ पूरे बुक्स की लाइब्रेरी बनाई हुई थी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी, और वहां पर बहुत सारे विषयों पर ज्ञान देते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। इसलिए बाहर के लोगों को जब पता चला कि भारत में जो यूनिवर्सिटी खोली गई है उसमें बहुत सारी चीजों का ज्ञान मिल रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी पर ज्ञान मिल रहा है, टेक्नोलॉजी इन द सेंस अलग अलग फील्ड में, जैसे मेडिकल का, युद्ध का, और भी बहुत सारी चीजें, आयुर्वेद का, ठीक है। इस टाइप से नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारी चीजों पर या बहुत सारे फील्ड का नॉलेज मिलने लगा। इसलिए जब बाहर के लोगों को पता चला कि इंडिया में इतनी सारी चीजें एक ही जगह पर पढ़ाई जा रही है, तो बाहर से मतलब भारत के बाहर से, विदेश से लोग धीरे धीरे भारत की ओर अट्रैक्ट होने लगे। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। उसके बाद नालंदा में देश विदेश से हमारे देश में, भारत में लोग पढ़ाई करने के लिए आने लगे। जब पढ़ने आने लगे तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ बाहर के लोगों ने देखा कि भारत की शिक्षा प्रणाली बहुत स्ट्रांग है और उसी कारण भारत आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो उन्होंने कुछ आक्रमण कर करके हमारे शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त करना चाहा। अब मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिसमें किन किन कारणों से हमारे शिक्षा प्रणाली बाहर के लोग आते गए और उन बाहर के लोगों ने सोचा हमारी शिक्षा प्रणाली इतनी स्ट्रांग है तो उसको हमको कैसे ध्वस्त करना है भारत की शिक्षा प्रणाली को, और उन्होंने चाहा कि हम इस प्रणाली को बदलकर हमारे अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो मैं आपको ऐसे कोई पॉइंट्स बताने वाली हूँ, कुछ आक्रमण बताने वाली हूँ जिसने क्या किया, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था उसको बर्बाद करने का ठाना। जिसमें सबसे पहले है मोहम्मद जो खिलजी करके था उसका आक्रमण। क्योंकि भारत में जब बौद्ध शिक्षा प्रणाली था तब तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन उसके बाद कुछ आक्रमण होते गए। उसके बाद में एक इस्लामी शिक्षा आई भारत में। इस्लामी शिक्षा के टाइम पर क्या हुआ कि जो बाहर से जो लोग आए उन्हें सोचा कि हमारे भारत में जो संस्कृत और हिंदी में जो या अरबी में पुस्तकें लिखी हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने क्या किया, बाहर से पहले समझ ली कि हमारा सिस्टम कैसा है, लेकिन वो जो पुस्तकें थी वो संस्कृत में लिखी होने के कारण वो ज्ञान प्राप्त करने में थोड़े असमर्थ रहे। तो इस्लामी शिक्षा प्रणाली जब आई तब से हमारे देश में आक्रमण शुरू हुआ हमारी शिक्षा के ऊपर। सबसे पहले बख्तियार खिलजी करके नामक शासक था, मुगल शासक, उसने सबसे पहले हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में जहां पर बहुत सारी पुस्तकें संग्रहित थी, उसने उस लाइब्रेरी में आग लगा दी और काफी संख्या में वो पुस्तकें जलती रही। ऐसा भी कहा जाता है कि वहां पर इतनी संख्या में पुस्तकें थी कि वो कम से कम 3 से 6 महीने तक जलती रही, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम पर अटैक किए गए। उसके बाद जब खिलजी का अटैक हुआ उसके ही कुछ टाइम बाद में मुगल शासक, एक तिमूर नाम का जो शासक था,
ठीक है। मुगल शासक ने क्या किया, भारत में आने के साथ ही दिल्ली में एक गरीब नवाज विश्वविद्यालय था, उस पर आक्रमण किया और उसमें भी पुस्तकों को जला दिया गया। मतलब शिक्षा को ध्वस्त करने के लिए हमारी जो लाइब्रेरी थी, हमारे विद्वानों ने जो लिखी हुई थी, खुद से अपने हाथों से लिखकर जो बुक्स बनाई हुई थी, इतनी सारी बुक्स जो अवेलेबल थी, उसमें इस्लामी शिक्षा प्रणाली जब आई, उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, जैसे मुगल शासक हमारे भारत में आए, उन्होंने लाइब्रेरी को जलाना स्टार्ट कर दिया और बहुत सारी संख्या में जो नालंदा विश्वविद्यालय में जो गुरु पढ़ा रहे थे, आचार्य पढ़ा रहे थे, उनकी भी बहुत सारों की हत्या की। जहां पर मेन हमारे हिंदू धर्म की बात हो रही थी और हिंदी और संस्कृत में जो ग्रंथ लिखे हुए थे या पुस्तकें लिखी हुई थी, उनको जला दिया और कई संख्या में गुरुओं की भी हत्या कर दी। तिमूर के आक्रमण के बाद भारत में मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ। मोहम्मद गजनवी ने क्या किया कि भारत में आते से ही मंदिरों की जो जितने भी मंदिर थे, उनको लूटना शुरू किया। गजनवी ने तो पूरे भारत को इतनी बुरी तरीके से लूटा कि भारत में उसने जो लूट के पैसे मिले हुए थे, उससे ही उसने मक्के मदरसों की स्थापना की और लाइब्रेरी की स्थापना की, जिसमें उसने क्या किया कि हमारे जो हिंदू पहले से जो ग्रंथ या किताबें लिखी हुई थी, उसको जो पहले के शासकों ने जला दी थी, तो इसने सोचा अब कि मैं भारत में इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा दूंगा और जो मस्जिद और मक्कों की स्थापना करूंगा और जो उर्दू भाषा है, अरबी भाषा है, उसको हम भारत में अब विकसित करेंगे। उस आक्रमण के बाद में जब मोहम्मद गजनवी ने इतनी बुरी तरीके से भारत को लूटा, उसके बाद में भारत में प्रवेश हुआ औरंगजेब का। औरंगजेब के आने के बाद मेनली उसने जो हिंदू शिक्षा के केंद्र थे, मंदिर थे, उनको नष्ट किया। मंदिर, मठ थे और कई संख्या में गुरुओं की हत्या की, ताकि हिंदू शिक्षा प्रणाली वहीं पर रुक जाए और अरबी और उर्दू या फिर इस्लामी शिक्षा आगे बढ़े। तो इस तरीके से इतने सारे तरीकों से इस्लामी शिक्षा जब भारत में आई और इतने सारे आक्रमण किए, जिससे इस्लामी शिक्षा भारत में बनी रहे और जो हिंदू शिक्षा है वो खत्म हो जाए, हिंदू शिक्षा प्रणाली पूरी तरीके से उन्होंने बंद करने के लिए बहुत सारे आक्रमण किए। उनका सीधा सा आक्रमण सिर्फ और सिर्फ हमारी शिक्षा प्रणाली पर था, ताकि हमारी शिक्षा प्रणाली आगे न बढ़ पाए। लेकिन हमारे जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों के निरंतर प्रयास से हमारी शिक्षा प्रणाली फिर भी डटी रही और उन्होंने उस शिक्षा प्रणाली को और आगे बढ़ावा दिया। भारत में मुगलों के आक्रमण के बाद जब अंग्रेज या ब्रिटिश शासक इंडिया में धीरे धीरे आने लगे, तो उन्होंने सबसे पहले हमारे भारत की पूरी शिक्षा प्रणाली समझी। उन्होंने समझा कि गुरुकुल क्या है, गुरुकुल में किस टाइप से शिक्षा मिलती है। जब उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा कि जो गुरुकुल है, गुरुकुल में जो शिक्षा मिलती है वो धर्म पर मिलती है और जो हिंदुस्तान या हमारा इंडिया है, उसकी जो शक्ति या पावर है वो गुरुकुल है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि सबसे पहले हमको गुरुकुल या मठ बंद करने पड़ेंगे, तभी हम जाकर इंडिया पर क्या कर सकते हैं, राज कर सकते हैं या इंडिया का एजुकेशन सिस्टम चेंज कर सकते हैं। इसीलिए अंग्रेज ने सोचा कि हम भारत पर ऐसे डायरेक्टली आक्रमण नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले हमें भारत का जो शिक्षा प्रणाली है उसको हमारे अनुसार कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने भारत में अंग्रेजी एक विषय, ठीक है, उसको कंपलसरी कर दिया कि हमको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ताकि अंग्रेज चाहते थे कि यदि हमको व्यापार करना है, व्यवसाय आगे बढ़ाना है, इसलिए हमको भारत में हमारी शिक्षा पद्धति लागू करवानी पड़ेगी। मतलब अंग्रेजी विषय हमको पढ़ना कंपलसरी कर दिया गया। इसलिए सभी फिर विद्यालयों में अंग्रेजी विषय धीरे धीरे पढ़ाना शुरू कर दिया गया और अंग्रेजों ने बहुत प्लानिंग से क्या किया, हमारी शिक्षा प्रणाली पर अटैक करना धीरे धीरे स्टार्ट किया। उन्होंने डायरेक्टली अटैक न करके सबसे पहले हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम था उसको धीरे धीरे बदलने का प्रयास किया। एक ब्रिटिश शासक जो था, जिसने एक बुक लिखी ब्रिटिश इंडिया, जो शासक था उसका नाम है जेम्स मिल। उसने अपनी बुक में ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जिसमें क्लियर हमको समझ आ रहा है कि उसने ऐसा लिखा हुआ है कि उस पॉइंट्स के थ्रू सिर्फ उसने ये समझाना चाहा है कि जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है वो ज्यादा अच्छा है और जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम को उसने क्रिटिसाइज किया और उसकी अवहेलना की।
उसके बाद ये देखते हुए हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी ने कहा, उनकी कुछ मैं लाइंस आपको बताना चाहती हूँ, जिन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें कुछ ये लाइंस कही। महात्मा गांधी जी ने कहा, द ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन वॉज कट डाउन बाय यू ब्रिटिश, देयरफॉर टुडे इंडिया इज फार इलिटरेट दैट इज इट वॉज 100 years ago। महात्मा गांधी ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, वो सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू कट डाउन हुआ है, ब्रिटिशियंस के थ्रू। अदरवाइज हम अभी इतने इलिटरेट नहीं होते जितना हम 100 years ago थे। मैं आपको और एक बुक के बारे में बताना चाहती हूँ। एक ब्यूटीफुल ट्री करके एक बुक है, धर्मपाल ने जिसको लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ है कि जो ब्रिटिशियंस थे उन्होंने क्या किया था कि इंडियन को वो जो फाइनेंशियल रिसोर्स मिलते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो उसने क्या किया, धीरे धीरे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेस को भी बंद करवा दिया। उसके बाद जब हम आगे बढ़े, अंग्रेजों ने जब हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो थे जिससे हम शिक्षा ग्रहण करते थे उनको जब बंद करवा दिया, फिर भी भारतीयों ने धीरे धीरे क्या किया, शिक्षा को और आगे बढ़ावा दिया। ब्रिटिश शासन जब इंडिया में धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उसने क्या किया, 1813 में एक एक्ट पारित किया और उसमें उसने कहा कि अब भारत के जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनको हम जो शिक्षा देंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके हाथों में। अब उस कंपनी के अकॉर्डिंग जो वो रूल्स कहेंगे उसके अकॉर्डिंग अब भारत के जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो शिक्षा ग्रहण करेंगे। उसके बाद जब मैकॉले ने एंट्री ली इंडिया में, तो उसने आते से ही एक बात कही कि समुद्र से जब मैं आया तो मुझे 3 महीने लग गए भारत पहुंचने के लिए समुद्री रास्ते से, और जब मैं भारत पहुंचा तो उसने देखा कि ये ऐसी क्या भूमि है जहां पर कैसे काले काले लोग हैं, सफेद कलर के वस्त्र पहने हुए हैं, ठीक है, सफेद कपड़े पहने हुए हैं और उनके सर पर पगड़ी बांधे हुए हैं, और यहाँ की जो वायु है वो भी उनकी जो उसका जो साउंड है, मतलब एयर का जो साउंड है हमारे यहाँ का, वो भी बहुत बुरा है और सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और यहाँ की जो वनस्पति है वो भी अच्छी नहीं है। तो उसने इतने सारे बुरे बुरे पॉइंट आते ही हमारे भारत के बारे में कहे, और उसने कहा कि यहाँ की वनस्पति अच्छी नहीं है, यहाँ के घर किस टाइप से, यहाँ के लोग कैसे, उसने हर चीज की, भारत के हर चीज की बुराई की। और उसके बाद में उसको आते ही हमारी इंडिया में पब्लिक इंस्ट्रक्शन का हेड बना दिया। मैकॉले के आने के पहले भारत में जो हमारा शिक्षा चलती थी वो हमारी संस्कृत भाषा में चलती थी और कहीं कहीं पर अरबी में चलती थी। लेकिन जब मैकॉले इंडिया आया और उसने 1835 में एक उग्र भाषण दिया जिसको मैकॉले मिनट के नाम से जो भाषण प्रसिद्ध हुआ, उसमें उसने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए कि हमें भारत में ये सब सारी चीजें लागू करवाना कंपलसरी है, नहीं तो वो मैकॉले त्याग पत्र देकर भारत से चला जाएगा। अब वो पॉइंट्स इस टाइप से है। मैकॉले ने अपने भाषण में कहा कि अंग्रेजी भाषा जो है वो अरबी और संस्कृत के कंपेयर में बहुत ज्यादा सभ्य और अच्छी है, और व्यापार करने के लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज है इंग्लिश, इसलिए इंडिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश का प्रचार प्रसार शुरू हो जाए। भारत में जो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली आई तो उनके टाइम पर बहुत सारे उन्होंने चेंजेस किए आक्रमण करने के लिए या अपने हिसाब से इंडिया के एजुकेशन के सिस्टम को चेंज करने के लिए, लेकिन उनमें कुछ पॉइंट्स अच्छे भी थे ब्रिटिश शासन के टाइम पर कि उन्होंने कुछ टेक्निकल एजुकेशन हमारे इंडिया में शुरू किए जिससे हमारे भारत के लोगों को और अच्छी शिक्षा मिलने लगी। उन्होंने बहुत सारे ऐसे अधिनियम पारित किए या ऐसे एक्ट लागू किए हमारे इंडिया में जिसके थ्रू क्या वो था कि हमारे इंडिया की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें उसने संस्कृत तो रखा ही और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा अंग्रेजी भाषा पर भी जोर दिया। मेन उनका पॉइंट ये था कि उन्होंने संस्कृत को भी हमारी शिक्षा प्रणाली में इंक्लूड रखा। उसके बाद में और ब्रिटिश ने हमारे मतलब ऐसी अधिनियम और एक्ट पारित किए हमारी शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए जो हमारे लिए अच्छे साबित हुए। जैसे हमको नौकरी करने के लिए और उसने बहुत सारे गणित, विज्ञान और अन्य टेक्नोलॉजीज जो थी वो इंक्लूड की हमारे एजुकेशन सिस्टम में। और ब्रिटिश
शिक्षा प्रणाली थी, उनके टाइम पर हमारे शिक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए उन्होंने कई विश्वविद्यालयों की स्थापना की, जैसे मुंबई विश्वविद्यालय, कलकत्ता और चेन्नई में जो है मद्रास विश्वविद्यालय। इस टाइप से उन्होंने बहुत सारे विश्वविद्यालयों की स्थापना की और इंडिया को पढ़ाई करने के लिए बहुत ज्यादा जोर दिया। वो हमारे लिए अच्छा साबित हुआ। लेकिन जब मैकॉले ने इस टाइप से बात की हमारे इंडिया के बारे में, तो उसके बाद मैकॉले ने जब धीरे धीरे हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज करना चाहा, तो मेन हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव यह हुआ कि हमारी भाषा में इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी हुई हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। और कैसे व्यापार होता है, उसके लिए उसने व्यापार के लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया। इस टाइप से हमारे इंडिया की भाषा, हमारी इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें चेंजेस होते गए। लेकिन जब मैकॉले भारत से चला गया, उसके बाद जब अंग्रेज हमारे इंडिया से चले गए, मैकॉले हमारे देश से चला गया, तब 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। और आजादी के बाद हमारे देश में बहुत स्पीड से हमारे गवर्नमेंट ने चेंजेस किए, जिसके थ्रू क्या हुआ, हमारी शिक्षा प्रणाली अब मॉडर्न एजुकेशन में कन्वर्ट हो गई। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो 1947 के बाद लिए गए। आजादी के बाद जब हमारी इंडिया में बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत तरीके से चेंज किया गया, ताकि हम मॉडर्न एजुकेशन ले सके और टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते। जिसमें हमने क्या किया, इंडिया ने बहुत जल्दी बहुत सारे इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस और स्कूल्स खोले। उसके बाद में एक NEP 2020 जो अभी फेमस है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये जब उन्होंने ये जो पॉलिसी एक बनाई गई, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या है कि इसमें जो इंडिया में क्या क्या हमको चेंजेस करने हैं नेशनल लेवल पर पूरी इंडिया में, वो सब पॉइंट्स इसमें इंक्लूडेड है। इसके बाद में IIT, एम्स, IIS इस सब की स्थापना की गई, सारे विश्वविद्यालय खोले गए। और उसके बाद में हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें डिजिटल टूल्स यूज होने लग गए और हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है मॉडर्न होने लगी। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करने लग गए पढ़ाई करने के लिए, है ना। तो मतलब इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रयास किए गए गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे क्या हो रहा है कि हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। अभी तक जैसे 2023 तक तो हम कितने ज्यादा टेक्नोलॉजी से रूबरू होने लगे हैं और कितनी सारी चीजें हमको आने लगी है और धीरे धीरे हम अभी भी सीख रहे हैं। तो इस टाइप से 1947 के बाद से हमारी टेक्नोलॉजी में, हमारी इंडिया में जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें बहुत स्पीड से चेंजेस हुए, जो हम आज देख सकते हैं कि आज की डेट में हम कितने आगे हैं, कितनी सारी टेक्नोलॉजी से हमको पता है किस टाइप से हम एजुकेशन सिस्टम घर बैठे कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से भारत की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन हुआ। मतलब इसका मतलब हमें इस वीडियो से सिर्फ ये बात समझ में आ गई कि हमारी इंडियन एजुकेशन को इतने लोगों ने बर्बाद करने का ठाना, बंद करने का ठाना, लेकिन इतना सब होने के बाद में भी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि वो खत्म हो ही नहीं पाया या बर्बाद नहीं हो पाया, नष्ट नहीं हो पाया। इसलिए आज हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना आगे बढ़ रहा है। तो आप सभी को मेरे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी अच्छे से मन लगाकर पढ़ो, हमारे देश का नाम रोशन करो, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।